नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 1 अक्टूबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समय पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल की पूरी अवधि के लिए नहीं होता है, अपितु पुनर्गठित नगर पालिका शेष अवधि के लिए ही अस्तित्व में रहती है। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि पूर्व में विघटित हो जाती है तो उसके बाद जो शेष अवधि होती है तब तक वह अस्तित्व में रहती है। दूसरा कथन है, संविधान में नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो यह कथन असत्य हो जाता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के वार्डों को आरक्षित करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 243 टी में महिलाओं नगर पालिका में आरक्षण की बात, यानी 1/3 आरक्षण, ये ध्यान रखेंगे कि 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं की, चाहे वह पंचायती राज व्यवस्था हो चाहे वह नगर पालिका हो। तो यह 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं का गठन किया गया था, तो जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 और उसी 1/3 में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, उनके लिए प्रावधान है। यानी अलग से अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट इसको दिए हैं, इसे जरूर देखेंगे इन सारे बिंदुओं को, यह जो कि इसमें हमने दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुरक्षा बल और सीमा, यानी हमारे भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो बनाई गई हैं, जैसे इसमें पहला दिया गया है सीमा सुरक्षा बल, जिसे बीएसएफ कहा जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। और दोस्तों, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यानी यह 1965 के इंडो पाकिस्तान वार के समय इसको स्थापित किया गया था। तो यह पहला सुमेलित है। दूसरा है आईटीबीपी, जिसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहा जाता है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वाज इस्टेब्लिश इन 24 अक्टूबर 1962। तो दोस्तों, यह 1962 में सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, यानी चाइना और भारत युद्ध के समय इसको क्रिएट किया गया था। इट वॉज क्रिएटेड अंडर द सीआरपीएफ एक्ट। तो यह सीआरपीएफ एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो आईटीबीपी किसके लिए है? इंडो चाइना, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है एसएसबी, जिसे सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है। तो सशस्त्र सीमा बल वाज सेटअप इन मार्च 1963। दोस्तों, यह इंडो नेपाल के लिए है एंड इंडो भूटान के लिए, तो यह भी सही नहीं है। फिर चौथा दिया गया है असम राइफल्स। तो असम राइफल के बारे में यह कहा जाता है कि यह सबसे पुराना 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यह इंडिया म्यांमार थी, यह भी सही है। अतः 1 और 4 सही है, यानी केवल 2 युग्म सही है। अतः उत्तर क्या होगा? बी सही होगा। तो इससे संबंधित भी ये देख सकते हैं, द हिंदू में आई हुई खबर है कि इंडिया नेपाल फोर्सेस एग्री टू स्टॉप मिस यूज ऑफ टेरिटरीज, यानी भारत और नेपाल की सेनाओं ने जो क्षेत्रों का, यह कह सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर देख रहे हैं ना पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो नेपाल की सीमा इन इन राज्यों से लगी होती है। तो ऐसे में कोई भी देश विद्रोही गतिविधियां या राष्ट्र विद्रोही गतिविधियों में जो लिप्त हैं, तो उसके लिए दोनों सेनाएं आपस में सहमत हैं कि इसको रोका जाएगा। तो इस तरह से भारत और नेपाल अपने अपने क्षेत्र के राष्ट्र विरोधी दुरुपयोग को रोकने पर सहमत हो गए हैं। और दोस्तों, इससे संबंधित देख सकते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में असम राइफल्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है,
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे CISF कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है और सशस्त्र सीमा बल है। तो यहाँ पर हमने इन सारे पॉइंट्स को दिया है, इसे जरूर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ITBP, तो यह इंडो चाइना, सशस्त्र सीमा बल, इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, यह फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, इस बार 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड था, तो उसी के समय यह दादा साहब फाल्के भी दिया गया। तो यह भी कथन एकदम सत्य है। इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी 1969 में इसे दिया गया था। 2022 तक केवल 2 प्राप्तकर्ताओं को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो दोस्तों, यह चौथा कथन भी सत्य है। अभी तक 2 लोगों को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, जिसमें पहले जो थे वह हैं पृथ्वीराज कपूर और दूसरे हैं विनोद खन्ना। उनको भी मरणोपरांत मिला था। तो अतः यह चारों कथन सही है, उत्तर डी होगा। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह में 79 वर्षीय आशा पारीख को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। और 2019 का जो दादा साहब फाल्के था वह रजनीकांत को दिया गया था। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे IPO कहा जाता है, प्रक्रिया में प्रारंभिक विवरण सूची निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या रेड हेरिंग कहते हैं, या अंडर राइटिंग कहा जाता है? तो इसमें उत्तर होगा रेड हेरिंग। तो दोस्तों, यहां पर दिया गया है कि IPO जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये होता क्या है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी पहली बार अपने शेयर स्टॉक मार्केट में जनता को फंड जुटाने के लिए ऑफर देती है। और एक IPO में इंस्टीट्यूशंस और साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों भाग ले सकते हैं। इस कारण से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स द्वारा काफी उत्साह से देखा जाता है और स्टॉक की कीमत IPO के दौरान इशू सेल द्वारा निर्धारित की जाती है, जो ऊपर या नीचे जा सकती है, और यह कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टर्स की रुचि पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, इसमें जो रेड हेरिंग है ये क्या है? तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक कंपनी द्वारा सेबी के पास जमा किया जाता है जब वह जनता को अपने शेयर बेचकर धन जुटाना चाहती है। तो यह डॉक्यूमेंट बताता है कि कंपनी कैसे जुटाई जाने वाली जनता के पैसे का उपयोग करना चाहती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि DRHP, जिसे क्या कहेंगे, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में वह सब कुछ लिखा होता है जो एक इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल हिस्ट्री, कंपनी का स्ट्रेंथ, रिस्क, कंपनी के विरुद्ध कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है या नहीं। तो यह ध्यान रखेंगे, इसमें उत्तर होगा C। इससे संबंधित खबर द हिंदू में ही आई है। तो यहां पर देख सकते हैं, इससे संबंधित खबर द हिंदू में आई हुई है कि सेबी ने IPO के लिए खुलासा नियमों को सख्त किया और कई नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। तो यहां पर देख सकते हैं कि वर्तमान में कंपनी में कम से कम 10% हिस्सेदारी और 25 करोड़ रुपए के शेयरों की पेशकश करने वाले इच्छुक गैर प्रवर्तक शेयरधारक OFS के ढांचे में भाग लेने के पात्र होंगे। अब बढ़ते हैं 2022 में आए हुए प्रश्न की ओर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो इसमें उत्तर दिया है जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, या जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो यहां पर उत्तर होगा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं यहां पर, अगर हम बात करें तो ये क्या है, विषुवत रेखा। यह 23.5 नॉर्थ है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 साउथ, इसे मकर रेखा कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन, इसके उत्तर में रहने वालों के लिए 2021 का सबसे लंबा दिन क्या होगा? 21 जून होगा। तो इस तरह से दूसरा पखवाड़ा क्या होगा? 21 जून ही है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्य रूप से जून के महीने के
दूसरे पखवाड़े में होगा। दोस्तों इस दिन को हम ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, यानी समर सॉलिस्टिस कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु का सबसे लंबा दिन होता है। और यह तब होता है जब सूर्य सीधे कर्क रेखा पर चमकता है। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। आज हम बात करेंगे निवारक निरोध की, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन सीरियस इन्वेजन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, यानी यह कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर आक्रमण है निवारक निरोध। तो दोस्तों यह निर्णय सुशांत कुमार बानिक द्वारा दायर एक अपील पर आया, जिसमें 1 जून 2022 को त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें त्रिपुरा सरकार द्वारा 12 नवंबर 2021 को पारित निवारक निरोध आदेश की वैधानिकता और वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो दोस्तों यह निवारक निरोध है क्या? तो दोस्तों निवारक निरोध के तहत सरकार किसी व्यक्ति को बिना किसी आपराधिक आरोप के कुछ समय के लिए कैद कर सकती है। वह इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी वजह से कहीं वह कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में तो नहीं लिप्त है। ऐसे में उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, यानी हिरासत में लेने का कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा है उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों निवारक निरोध के केस में अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में इन तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। यानी निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जरूर आप लोग देखेंगे। तो इस तरह से आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग उत्तर दें। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर पालिकाओं का गठन किन संविधान संशोधनों के तहत किया गया था और कब किया गया था? दूसरा प्रश्न है, ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति क्या है? तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।